हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, वेलकम टू द ब्राइट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, उसके अलावा ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस क्या होता है। आज की इस लेक्चर में सबसे पहले एमीटर क्या होता है। तो एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू measure the electric current। इसका काम होता है करंट को सर्किट में मेजर करना। देखिए, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, ये आपकी सेल हो गई और ये बल्ब है, यहाँ पर की लगाया गया है जो कि क्लोज्ड है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो रही होगी। इस तरीके से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होती रहती है अगर यहाँ पर की जो है क्लोज्ड हो। ओके, एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इस तरीके का अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंबल बना हो तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर क्या लगाया गया है, एमीटर लगाया गया है और इसका काम है करंट को मेजर करना। ओके, तो यही आपको याद रखना है कि हमेशा एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है सर्किट में। जहाँ पर भी हमको करंट को मेजर करना होगा इस तरीके से आपको दिख जाएगा। अब देखते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। यह भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका काम है वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्ट मीटर का। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमें पता करना हो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस तरीके से एक लगाना पड़ता है वोल्ट मीटर। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे जाएगी करंट यू। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए मान लीजिए हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक वोल्टमीटर लेना पड़ेगा और उसको पैरेलल में ऐड कर देना पड़ेगा दो पॉइंट के बीच इस तरीके से। इसमें क्या डिफरेंस है, इसको हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, इसको हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, यही डिफरेंस है। लेकिन हाँ, एमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को। इसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं, इसको हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, जिन पॉइंट के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस या पीडी फाइंड आउट करना रहेगा। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस between two points। नोट करके लिख लीजिए, एमीटर always connected in series to measure electric current, and voltmeter always connected in parallel in an electric circuit। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ एमीटर किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में कि पैरेलल में। और वोल्ट मीटर सीरीज में कि पैरेलल में, तो पता रहेगा तो आप बता देंगे खूब आराम से। चलिए आगे देखते हैं।
देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अगर किसी भी कंडक्टर में करंट हाई होगी तो उस कंडक्टर के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा, या फिर अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाई है तो उस कंडक्टर में करंट हाई होगा, करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो सर्किट में करंट उसी की रेशियो में डायरेक्टली इंक्रीज करती है। यही बताता है ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the potential difference को शॉर्ट में PD भी बोला जाता है, PD। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस across the end of conductor is directly proportional to the electric current flowing through it. If temperature of conductor remains constant, डेफिनेशन देख सकते हैं। अब इसका जो ग्राफ होता है इस तरीके से होता है। ओम्स लॉ का ग्राफ PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है एक करंट को, तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, या पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा। आपने देखा होगा, पहले इसका मैथमेटिकल फार्मूलेशन कर देते हैं। V प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। और आपको याद रख लेना है कि जब भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पर R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर R इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट and known as resistance of conductor। ओके, V इक्वल टू RI या V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, ये है ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। डिफिनीशन क्या बोला कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में के दो पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, क्या इंक्रीज करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसमें करंट उसी रेशियो में बढ़ेगी। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर देंगे तो करंट डबल हो जाएगी। उसी तरीके से अगर करंट डबल हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। देख सकते हैं, अगर करंट डबल कर दें, अगर 2I कर दें तो यहाँ पर 2 भी हो जाएगा। अगर इसको 10 टाइम्स बढ़ा दें तो यहाँ पर भी 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट क्या होती है? उसी रेशियो में बढ़ती है। पोटेंशियल डिफरेंस 10 गुना करेंगे तो करंट भी 10 गुना हो जाएगी। जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई टार्च अगर एक सेल वाला हो तो वो कम ग्लो करता है, लेकिन सेल्स अगर बढ़ाते चले जाएं, जितना ज़्यादा सेल वाला आप टार्च यूज करेंगे देखेंगे कि उसकी चमक अलग रहती है, उसका ग्लो अलग रहता है, ज़्यादा होता है। तो सेल बढ़ाने से क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। सेल बढ़ाने से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से आप यहाँ देख सकते हैं
करंट बढ़ती है। दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। करंट बढ़ना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ना मतलब करंट बढ़ना। इसलिए ग्राफ इनका लीनियर है। जिस रेशियो में करंट फ्लो होती है, बढ़ती है, इंक्रीज करती है, उसी रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करता है। तो दोनों ही एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप बैटरी की संख्या, नंबर ऑफ बैटरी या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करके पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट अपने आप बढ़ती चली जाएगी। यही कहता है ओम्स लॉ। लेकिन हाँ, कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ने से ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है चार्ज के फ्लो करने से ही इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट को रोकने वाला क्या कहलाता है? रजिस्टर। ओके, रेजिस्टेंस। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या कंडक्टर विच रजिस्ट का मतलब जानते होंगे रोकना, टू स्टॉप फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में करंट को रोकने वाला जो फैक्टर होता है उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। आपको ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म याद रखना है, V इक्वल टू आई आर। ये क्या होता है? ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। यहाँ से R निकालिए, R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपन में I। आपको इसके पहले ओम्स लॉ पढ़ा चुके हैं, जिसमें R क्या था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको रेजिस्टेंस बोला गया था मटेरियल की। और ये अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई होता है, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस लो होता है। रेजिस्टेंस आपको बता दिया है, करंट रोकता है। और करंट रोकने वाला क्या हमारे लिए हेल्पफुल होगा? क्या हम चाहेंगे कि हमारे कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई हो? कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो वही रास्ते में ही कंडक्टर में ही पूरी करंट हमारी रुक जाएगी। जिस यूज के लिए हम करंट ला रहे हैं वो हमारा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हम जो भी कंडक्टर यूज करते हैं अपने घरों में, वो लो रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर यूज करते हैं। और वो लो रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर कौन से हैं? एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, ये सब अच्छे कंडक्टर होते हैं। इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से अगर निकालना चाहें तो R इक्वल टू V अपन में I। यहाँ से निकालेंगे तो I लेफ्ट में भेज देंगे तो अपान में हो जाएगा, या फिर इसी एक्सप्रेशन से I की वैल्यू निकालें तो आपको नोटिस I निकालेंगे तो V बाई R हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसको बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो ऊपर रहेगा उसको बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई होगा उसके लिए करंट लो होगी। इनवर्सली का मतलब ये होता है R हाई तो करंट लो, R लो तो करंट हाई। इसीलिए हम लोग लो रेजिस्टेंस का कंडक्टर यूज करते हैं, ताकि करंट में रेजिस्टेंस ना हो, वो रुके ना, आसानी से फ्लो कर सके सर्किट में, और हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं वो अच्छे से काम करें। इसका यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, जिसका सिंबल होता है इस तरीके से ओमेगा। इसको रीड कैसे करते हैं? ओम, OHM, या फिर 1 ओम इक्वल टू, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट। और करंट का यूनिट एम्पियर। इसका मतलब 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपान में 1 एम्पियर। तो ये था
रेजिस्टेंस और उसका फार्मूला R इक्वल टू V अपन में आई। अगर हमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और करंट पता हो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस, तो हम उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, V इक्वल टू IR में 3 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल अगर अननोन हो तो थर्ड वेरिएबल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट पता है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, रेजिस्टेंस पता है तो करंट निकाल सकते हैं। और अगर करंट और रेजिस्टेंस पता है तो उस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो PD आ जाएगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ओम्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का फेमस 10th का फेमस क्वेश्चन होता है ओम्स लॉ, डिफाइन ओम्स लॉ। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कब रेजिस्टेंस घट जाता है, उसी को देखेंगे किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स आर एज फॉलोज। पहला है, जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ आप डबल करोगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। मान लीजिए अगर L लेंथ का आपके पास वायर है, उसका रेजिस्टेंस R है और उसी मटेरियल का, मटेरियल नहीं चेंज करना है, मटेरियल सेम ले, बस लेंथ डबल कर दें और थिकनेस भी सेम ले, थिकनेस सेम होनी चाहिए, बस लेंथ डबल ले, मटेरियल भी सेम होना चाहिए, तो आप पाएंगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति दूर से कनेक्शन लाता है तो रेजिस्टेंस उसके कंडक्टर का बहुत हाई हो जाता है और उसके घरों में जो बिजली होती है, जिसका जो बल्ब होता है वो बहुत ही स्लो जलता है, मतलब वो अपना ही मुंह एक तरीके से देखता रहता है। अब गांव में, अब तो हर जगह ट्रांसफार्मर बैठ गए हैं, पहले गांव में बिजली की समस्या होती थी तो लोगों को दूर से कनेक्शन लाना पड़ता था, और जब 1-1 किलोमीटर दूर से केबल लाएंगे तो वायर कंडक्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, और कंडक्टर की लेंथ बढ़ाने से आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का परिणाम क्या है, बहुत हाई हो जाएगा। और रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से करंट ज़्यादा रेजिस्ट होगी और रास्ते में ही करंट बेचारा परेशान हो जाएगा, आपके घर आएगा थोड़े अमाउंट में। ठीक है, तो उससे आप जो चाहेंगे डिवाइस वो नहीं चला पाएंगे क्योंकि करंट कम आएगी। तो कम आप रेजिस्टेंस कम करने के लिए आप क्या करेंगे, कंडक्टर की लेंथ कम रखेंगे, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना कम रखने का प्रयास करेंगे। दूसरा है, रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कोई भी वायर को कट करिए तो ये जो सामने वाला एरिया बनता है, ये सर्कुलर शेप का है, इसका एरिया उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर थिकनेस ज़्यादा होगा, मोटा वायर लेंगे तो एरिया ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस लो होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस लो, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। इसका मतलब समझिए, अगर लेंथ फिक्स रखें, मटेरियल भी सेम रखें, एक मोटा वायर लें, एक पतला वायर लें, मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है, इसकी भी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, लेकिन इसका एरिया A है, इसका एरिया 2A है, तो आप पाएंगे अगर इसका रेजिस्टेंस R होगा तो इसका रेजिस्टेंस R/2 होगा, हाफ हो जाएगा। तो थिकनेस का भी इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखे होंगे घरों में हीटर चलाने के लिए आपको ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हीटर या प्रेस हो गया, उसके लिए ज़्यादा लोड चाहिए होता है तो करंट ज़्यादा चाहिए, और करंट ज़्यादा फ्लो कराना है तो आपको मोटा वायर लेना पड़ेगा। मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होती है। इसीलिए जो भी हाई वोल्टेज वाले या हाई करंट वाले अप्लायंसेस होते हैं उसमें मोटे वायर यूज किए जाते हैं। मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ थिन वायर। लेंथ सेम लीजिए, लेकिन एक मोटा लीजिए, एक पतला लीजिए, आप पाएंगे पतले वायर का रेजिस्टेंस हाई होगा और मोटे वायर का रेजिस्टेंस लो होगा।
इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी और पतले वायर में करंट कम फ्लो होगी, करंट रुक जाएगी। ठीक, तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल आपको पहले ही बता दिया है हमने कि अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। इन दोनों को कंबाइन करें तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए बन जाएगा। और फिजिक्स में प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जिसे बोलते हैं। इसको P मत पढ़िएगा, इसको रो बोला जाता है। क्या है? रो। प्रोपोर्शनल हटा तो रो लगा, इस रो को बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेयर रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसका यूनिट यहां से अगर रो ट्रांसफर करके निकालना चाहें तो रो इक्वल टू आएगा RA बाई L। यहां से ट्रांसफर करके निकालिए, A मल्टीप्लाई हो जाएगा, L अपान में आ जाएगा, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला RA डिवाइड बाई L। अगर हमें कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता हो और उसकी लेंथ कितनी है वो पता हो, तो हम किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होगी बता सकते हैं। और इसका यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। देखिए डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है? अभी हम बात कर चुके हैं दोनों का। अभी R इक्वल टू फॉर्मूला आया था रो L बाई ए। यहाँ पर टोटल 4 पैरामीटर हैं। चारों पैरामीटर्स में अगर हमें 3 नोन हो, R इक्वल टू रो L बाई ए, रो क्या है? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। इसका यूनिट होता है ओम मीटर। चारों में से अगर 3 पैरामीटर हमें नोन हो तो फोर्थ वाला पैरामीटर हम लोग इससे निकाल सकते हैं खूब आसानी से। तो यहाँ पर प्रश्न है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो रेजिस्टेंस आपको बता दिए थे कि लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ अगर डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। अगर L बाई 2 ले लेंगे, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए L लेंथ है, रेजिस्टेंस R है और काट दिए बीच में से, तो लेंथ क्या हो जाएगा? L बाई 2। इसी तरीके से अगर इसके 5 टुकड़े कर दिए जाएं, 1 2 3 4 5 इक्वली, तो एक हिस्सा L बाई 5 होगा, एक हिस्सा L बाई 5, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो R बाई 5 हो जाएगा। किसी भी कंडक्टर को डिवाइड करने से, कट करने से लेंथ छोटा हो जाएगा, और लेंथ छोटा हो जाएगा तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस L के प्रोपोर्शनल होता है। L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, L घटेगा, डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। और इसको डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल होगा, इसको हाफ करेंगे तो इसको हाफ हो जाएगा। इसको 1/5 करेंगे, कंडक्टर को 5 टुकड़ों में काट देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ओरिजिनल का 1/5 बचेगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको 5 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? R बाई 5 ईच पार्ट का ऐड करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R ही आएगा। ठीक, तो छोटा छोटा करने से रेजिस्टेंस भी छोटा हो जाता है, बड़ा करने से रेजिस्टेंस भी बड़ा हो जाता है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी करंट को रोकती है। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होती है वो अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता, उसमें वो भी करंट को रोकता है। लेकिन ये शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ और थिकनेस पर बिल्कुल नहीं जाता। लेकिन रेजिस्टेंस थिकनेस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, थिकनेस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल।
इसको कितनों काट छाट दो, अगर मटेरियल सेम रहा, आयरन का ही मान लीजिए एल्युमिनियम का था, एल्युमिनियम का एक लंबा कंडक्टर लिए तो रेजिस्टेंस दूसरा था, छोटा कर दिए तो रेजिस्टेंस घट गया, लेकिन एक चीज़ इन सब में कॉमन होगी, मटेरियल सेम है तो जो रेजिस्टिविटी पहले थी वहीं अब भी होगी, वहीं एक छोटे पोर्शन का भी होगा। तो रेजिस्टिविटी शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती, वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर आपने देख लिया कि रेजिस्टेंस बदलता गया लेंथ चेंज करने से, बट रेजिस्टिविटी जो बड़े वाले की थी वहीं काट काट करके अगर एक छोटा सा भी लेंगे ना, मटेरियल सेम रहने दीजिए, एल्युमिनियम का ही लीजिए, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी, लेकिन रेजिस्टेंस एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो शेप और साइज पर डिपेंड करती है। शेप बड़ा करते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, छोटा करेंगे रेजिस्टेंस घटता जाएगा। लेकिन छोटा लो या बड़ा, मटेरियल सेम लोगे तो उसी मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी सेम होगी। ठीक, एक छोटे सैंपल का जो रेजिस्टिविटी होगी वहीं एक बड़े सैंपल की भी रेजिस्टिविटी होगी। ठीक, तो यही डिफरेंस है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पे। रिहेस्टेट क्या होता है? रेजिस्टेंस जैसा ही होता है, ये उस पर साइन बना होता है इस तरीके से, इसको बोला जाता है रिहेस्टेट। क्या बोला जाता है? रिहेस्टेट। इसका काम होता है करंट को वेरी करना। करंट को कैसे वेरी करता है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस को वेरी करता है। रेजिस्टेंस हाई कर देंगे इसके हेल्प से। ये जो साइन दिखाया गया है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन है, कि इसका मतलब अगर कहीं भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस तरीके का सिंबल है, इसका मतलब आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो एज रिक्वायरमेंट। ठीक, तो अगर बढ़ा दिए रेजिस्टेंस इस रिहेस्टेट की हेल्प से तो करंट कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस कम कर दिए तो करंट बढ़ जाएगी। तो रिहेस्टेट का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस को हाई करना और लो करना, और रेजिस्टेंस हाई लो जब होगा तो करंट भी हाई लो होती है। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।